ले। मैं पुरुषोत्तम उपाध्याय SIS स्कूल डिडवाना में विगत कई वर्षों से व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ और मैं आपको संस्कृत शिक्षा के बारे में बताऊंगा। संस्कृत व्याकरण की जो नियम हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा और जो हमारे टॉपिक है उनको आप जिस तरह से पढ़ेंगे उस तरह से समझेंगे तो उसी हिसाब से आपका जो आगे का पढ़ने का जो रूटीन है वो सही तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, समझ में आएगा। और जो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसमें आपको कई सारे टॉपिक मिलेंगे और कई कई नोट्स आपको दिए जाएंगे, उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यहाँ से नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करते रहिए। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि संस्कृत शब्द कैसे बना है और संस्कृत क्या है और इसमें नई नई जो वर्णों के बारे में जानकारी है, इनके जो उच्चारण स्थान है, संधि है, समास है, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए संस्कृत शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। तो संस्कृत शब्द बना है सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय के द्वारा। सम तो उपसर्ग है और क्री धातु है और कत प्रत्यय है। इन तीन शब्दों से मिलकर के संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है। तो देखिए संस्कृत शब्द हमारा निर्माण हो गया। इनके वर्णों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इनमें संस्कृत शब्द में जो सम उपसर्ग है उसमें से मैं का जो है अनुस्वार हो जाता है और मैं का अनुस्वार होने के बाद में से मैं ऊपर चला जाता है। क्री धातु है और कत में से कै की संज्ञा हो जाती है और इसका तस्य लोप से लोप भी हो जाता है। तो लोप होने के बाद में हमारे पास में तय बचता है और हमारे संस्कृत शब्द का निर्माण हो जाता है। तो देखिए हमारे इस के लिए संस्कृत भाषा में 3 मुनि हुए थे। संस्कृत भाषा में 3 मुनि हुए थे। त्रिमुनि। एक तो है पाणिनि, दूसरा है कात्यायन तो वररुचि के नाम से भी प्रसिद्ध है और एक है पतंजलि। इन्होंने हमको संस्कृत के बारे में कई जानकारी प्राप्त करवाई और जानकारी हमको दी। तो देखिए हम सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ण क्या है क्या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आता है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र किसने दिए? भगवान शंकर के द्वारा ये उनके डमरू में से निकले हुए हैं माहेश्वर सूत्र। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। तो देखिए कौन कौन से माहेश्वर सूत्र होते हैं हम आपको बताएंगे। सबसे पहला होता है आई उण, दूसरा होता है रील रिट, तीसरा है ए ओ, चौथा है आई आउच, पांचवा है मरठ, छठा है लाट,
सातवां है यम गंगम। आठवां है जबय। नौवां है गर्दस। 10वां है जब गर्दस। 11वां है खेफ है। 6 ठे चे टे ते वे। कपये से रे। और लास्ट का है हल। ये 14 माइसर सूत्र होते हैं। इनको देखिए, समझिए, और इनमें कुछ भी नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है जो अपने पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षाओं में पढ़े हैं वही चीज इसमें है, लेकिन इनका क्रम यहाँ से चेंज कर दिया गया है, अलग से इनको लिख दिया गया है और उनको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, इनको उतारिए आपने। देखिए, इनमें आता है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन या देखिए, स्वर में ऐसे लेकर के और चेतक ऐसे लेकर के स्वर को संस्कृत में अच बोला जाता है। स्वर को संस्कृत में क्या बोला जाता है? अच बोला जाता है। और व्यंजन को संस्कृत में ऐसे लेकर के इस लय तक हल बोला जाता है। अब जो स्वर है, अच है, वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। ये हमारे क्या है? स्वर है, जो ऐसे लेकर के चय तक आते हैं। दूसरा आता है हल, ऐसे लेकर के लय तक जितने भी वर्ण आपको यहाँ माइसर सूत्रों में दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपके व्यंजन है। और व्यंजन में एक भी ऐसा स्वर का कोई भी ऐसा प्रयोग, ऐसा वर्ण दिखाई नहीं दे रहा है कि वो स्वर का हो या किसी और का हो। तो देखिए, ऐसे लेकर के लय तक जितने भी वर्ण है वो पूरे क्या है? व्यंजन है, हल है। तो ये हो गए। अब स्वर कहते किसे हैं? स्वर, सबसे बड़ी बात आती है कि स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी सहारे की, बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और व्यंजन उनको कहते हैं जब हम व्यंजनों को किसी दूसरे की सहायता से बोलते हैं तो वो होते हैं व्यंजन, क्योंकि व्यंजन स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, इसलिए व्यंजनों का सहारे की आवश्यकता है। और स्वर की परिभाषा यही होती है कि वो स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी सहारे के हमें उनको बोल सकते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो देखिए, आगे आता है उच्चारण स्थान, कि इनको कैसे बोला जाता है और किनका कौन सा स्थान होता है।
उच्चारण स्थान। अब अलग अलग वर्णों का अलग अलग उच्चारण स्थान है। सबसे पहले उच्चारण स्थान में आता है ए को है विसर्जनीय कंठ। ए को है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो ये क्या कहता है कि ऐसे मतलब है ए और कु से मतलब होता है कै वर्ग। कै वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, कै वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, तो 5 वर्णों का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। 5 वर्णों का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। कै वर्ग में कै आ गया, कै, गै, घै और ङ, और एक आ गया है, और एक आ गया विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यानी ए कु का मतलब कै वर्ग, कै, खे, गै, घै और है विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। इनको जो हम बोलते हैं तो इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ए को बोल के देखो अब ए, तो हमारा जो उच्चारण होगा वो कंठ से होगा, न कि कहीं और स्थान से। कै वर्ग में से कै बोल के देखो कि हमारी जो जीभ है वो कंठ के पास में चली जाती है, कै, खे, गै, घै, ङ। तो इन सभी का है और विसर्ग, जैसे कोई सा भी वर्ण होता है, जैसे दुख, दुख में विसर्ग लगा हुआ है इसमें दु, तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। जैसे कोई भी वर्ण बोलना है, अगर वो कंठ में विसर्ग लगाना है, जैसे ये देख लीजिए कंठ है, कंठ हम शब्द बोल रहे हैं, इसके विसर्ग लगा हुआ है, राम के विसर्ग लगा हुआ है, तो राम है, तो इसका उच्चारण स्थान विसर्ग का क्या होगा, कंठ होगा। तो ए कै वर्ग में से जितने भी वर्ण हैं 5 वर्ण, कै, खे, गै, घै, ङ और है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। दूसरा आता है ईचु यसाराम तालु। ईचु यसाराम तालु, तो ईचु यसाराम तालु क्या कहता है कि ई चू का मतलब हो गया च वर्ग, च वर्ग में च, छ, जय, जय और य, और ये स है ताला में सकार। इन स का भी उच्चारण स्थान, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। ई चू का मतलब हो गया च वर्ग, च वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, य और य और तालव्य सकार, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। तो देखिए ई को हम जब बोलेंगे, ई का हम जब उच्चारण करेंगे तो ई का उच्चारण करने पर हमारे जो मुख से ध्वनि निकलेगी वो तालु से निकलेगी, और तालु से निकलने के लिए जैसे ई को बोल के देखो आप, ई, च, छ, ज, झ, य, स। तो उस प्रकार जो हमारे उच्चारण स्थान है उनमें ई, च वर्ग के जितने भी वर्ण वो पूरे, और य और तालव्य सकार, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तालवा तो जानते हो, तालवा, तालु को बोलते हैं तालवा। तीसरा आता है ऋतु रसाराम मूर्धा। तीसरा आता है ऋतु रसाराम मूर्धा। तो ऋतु रसाराम मूर्धा में री, टू का मतलब हो गया कै वर्ग, और कै वर्ग में कै, कै, ड, ढ और र, ये 5 वर्ण आते हैं, और र का उच्चारण स्थान भी मूर्ध ही होता है, और मूर्धन्य सकार, इन सभी का
उच्चारण स्थान मूर्धना होता है। यानी री स्वरों में तो री, टू का मतलब टेवर, टेवर में कितने वर्ण आ गए? 5 वर्ण, टे, ठे, डे, डे और न। इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और जो र है उसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। जो मूर्धन्य सकार है उनका भी उच्चारण स्थान मूर्धा ही होता है। अब यहाँ देखिए अपन ने पढ़ाया था है से, यानी ये हो गया से कौन सा? तालव्य सकार। ये तो तालव्य सकार हो गया, और ये हो गया मूर्धन्य सकार। और चौथा आता है अपना ऋतु रसानाम दंता। ऋतु रसानाम दंता में लृ, तू का मतलब हुआ तय वर्ग। तय वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, तय, थे, दे, धे और न। ल वर्ण और स वर्ण, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होते हैं। यानी जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों को टच करती है। इनको बोलने पर हमारी जीभ दांतों को टच करती है। लृ बोल के देखो आप कि लृ, तो लृ में भी अपनी जीभ दांतों को टच कर रही है। तैवर का कोई सा वर्ण बोल के देखो, तय, थे, दे, दे, न, तो इनको बोलने पर हमारी जीभ दांतों को टच करती है। ल को बोल के देखो, हमारी जीभ दांतों को टच करेगी। से को बोल, ये अब एक से तो हो गया तालव्य सकार, दूसरा हो गया मूर्धन्य सकार। अब जो तीसरा से आया है इसको बोलते हैं दंती सकार। इसको दंती सकार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण करने पर हमारी जीभ दांतों को टच करती है। बोल के देखो से, तो हमारी जीभ दांतों को टच करेगी। इसलिए लृ, ते, थे, दे, धे, न, यानी तैवर, ल और दंती सकार, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तो इनको उतारिए आप एक बार। अगला देखिए, पांचवें नंबर पे आता है ओकू पद्मानिया नाम। उ और उपद्मानीय। वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। यानी ऊ को बोलेंगे तो हमारे होठों की जो आकृति है वो अलग ही हो जाएगी। और उपात्मानीय वर्णों में प और है। ऊ को बोल के देखो, पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै, यानी इनको बोलने पर इन
का उच्चारण करने पर जो हमारे मुंह का जो अंग प्रतिक्रिया करता है, उनका जो उच्चारण जिस भी अंग से होता है वही उनका उच्चारण स्थान होता है। उनका उच्चारण स्थान हो रहा है होठों से, कै वर्ग का हो रहा है, कै बोल के देखो, अपने होठ ही काम में आएंगे इसमें। तो पै, फै, बै, भै और मैं। तो उपध्मानीय वर्ण होते हैं पै और पै। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो देखिए ये हो गए 5। आगे आता है 6 नंबर पर बकारस्य दंतोष्ठम। बकारस्य दंतोष्ठम यानी व का जो उच्चारण स्थान होता है, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। यानी व को बोलने पर हमारी जीभ दांतों को भी टच करती है और हमारे होठ भी काम में आते हैं, इसलिए व का उच्चारण स्थान 2 रखे गए हैं, दंत और ओष्ठ। व को बोलने पर जो हमारे शरीर का जो अंग प्रतिक्रिया करता है वो होता है दंत और ओष्ठ। बकारस्य दंतोष्ठम। तो व का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत और ओष्ठ हो गया। अगला आता है यम गणनानाम नासिकाक्षय। यम गणनानाम नासिकाक्षय। जितने भी वर्ग होते हैं कैसे लेकर के मैं तक 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। इन सभी का जो 5वां वर्ण होता है, इन सभी वर्गों का जो 5वां वर्ण होता है, उन सभी का उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये भी 5वां वर्ण है चै वर्ग में से, मैं ये भी पै वर्ग में से 5वां वर्ण है, ग ये भी कै वर्ग का 5वां वर्ण है, और न ये भी टै वर्ग का 5वां वर्ण है, और न ये भी तै वर्ग का 5वां वर्ण है। तो इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब इनका उच्चारण स्थान नासिका क्यों है? क्योंकि इनको बोलने पर हमारे जो ध्वनि निकलती है वो नाक से निकलती है। एक बार बोल के देखो, क्योंकि ये अनुस्वार होता है। ये जो कैसे लेकर के मैं तक 5 वर्ग होते हैं, उनमें जो लास्ट के जो वर्ण होते हैं, हर वर्ग में से, प्रत्येक वर्ग में से जो लास्ट का जो वर्ण होता है उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है, क्योंकि इनकी ध्वनि नाक से ही निकलती है। क्योंकि नासिका अनुस्वारस्य, इनको अनुस्वार वर्ण कहा गया है, इसलिए यह, मैं, न, न और न। एक बार आप बोल के देखिए कि इनका उच्चारण स्थान कहां से निकलता है? नासिका से होता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान यहाँ पे नासिका रखा गया है। अगला आता है कणतालु। कणतालु में आई और इसमें ए और आई
इन दोनों स्वरों का उच्चारण स्थान जो होता है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। क्यों है? क्योंकि ए को बोलने पर कंठ भी काम में आता है और तालु भी काम में आता है, और ऐ को बोलने पर भी हमारा कंठ काम में आता है, तालु काम में आता है, क्योंकि इनका उच्चारण कहां से निकलता है, इनकी ध्वनि कहां से निकलती है, कंठ और तालु से निकलती है। इसलिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और तालु हो गया। अगला आता है